नमस्कार, स्वागत है आपका आज की बात में। आज तमिलनाडु में कैंपेन खत्म हो गया। बंगाल की जिन 152 सीटों पर परसों वोटिंग होनी है, वहां भी प्रचार थम गया। कैंपेन के आखिरी दिन सभी पार्टियों ने पूरी ताकत लगाई। बंगाल में अमित शाह ने दावा किया कि 4 मई को ममता की विदाई हो जाएगी। बीजेपी की सरकार बनेगी तो तृणमूल कांग्रेस के गुंडों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। बंगाल में यूसीसी लागू होगा, घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। ममता के राज में हुए घोटालों की जांच होगी। अमित शाह ने दावा किया कि ममता बनर्जी अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहती हैं, लेकिन उनका एक ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। अमित शाह ने कहा कि बंगाल में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, बंगाली होगा, बांग्ला भाषी होगा। अमित शाह के हमलों का ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने क्या जवाब दिया, यह मैं आपको दिखाऊंगा आज की बात में। लेकिन तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक गलती कर दी। इस पर काफी बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी बता दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा मोदी टेररिस्ट है और एआईएडीएमके ने बीजेपी से अलायंस किया है। इसे तमिलनाडु की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। खड़गे के इस बयान को बीजेपी के नेताओं ने अब एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। खड़गे के स्टेटमेंट को कांग्रेस नेताओं के दिल में मोदी के खिलाफ भरी नफरत का सबूत बताया गया। पीयूष गोयल से लेकर संबित पात्रा और के अन्नामलाई तक तमाम बीजेपी नेताओं ने खड़गे से अपने बयान पर माफी मांगने को कहा। इसके बाद खड़गे ने सफाई भी दी। कहा कि उन्होंने मोदी को कभी आतंकवादी नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ यह कहा है कि मोदी विरोधी दलों को टेरराइज करने की कोशिश करते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है। खड़गे ने एग्जैक्टली क्या कहा था, मोदी को टेररिस्ट बताया था या नहीं, यह मैं आपको दिखाऊंगा। यह भी बताऊंगा कि खड़गे की इस गलती का तमिलनाडु की सियासत में क्या असर होगा। बीजेपी इसे इतना बड़ा इशू क्यों बना रही है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी के बारे में बोला क्या था। And one more thing I want to tell, how this AIDMK people who themselves put the photo of Annadurai and the party itself is Annadurai, how can they join with Modi, who is a terrorist and who won't believe in equality. His party won't believe in equality and justice. And these people are joining with them. मल्लिकार्जुन खड़गे का एग्जैक्ट स्टेटमेंट अंग्रेजी में आपने सुना। अब मैं उसका हिंदी में आपको मतलब बताता हूं। खड़गे ने कहा एआईएडीएमके के लोग जो खुद अन्नादुरई की तस्वीर लगाते हैं, वो मोदी के साथ अलायंस कैसे कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी टेररिस्ट है, आतंकवादी है। वो समानता में विश्वास नहीं करते। उनकी पार्टी समानता और न्याय के सिद्धांत में यकीन नहीं रखती। और ये लोग मतलब एआईएडीएमके उन्हें ज्वाइन कर रहे हैं। जिस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे चेन्नई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस वक्त केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी चेन्नई में थे। पीयूष गोयल ने तुरंत खड़गे को जवाब दिया और कहा कि मोदी को गाली देना राहुल गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेताओं की आदत बन गई है। जनता उन्हें हर बार जवाब देती है, लेकिन फिर भी कांग्रेस सीखने को तैयार नहीं है। खड़गे की इस हरकत का खामियाजा कांग्रेस को तमिलनाडु में भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी हो, खड़गे जी हो, कांग्रेस पार्टी ये सहन नहीं कर पा रही है कि 3 बार भारत के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो एक ओबीसी बैकग्राउंड से आते हैं, जो एक बड़े साधारण घर में बड़ी साधारण जीवन शैली बिता के देश की सेवा के लिए 50 साल से जुटे हुए हैं, उनको जब देश की जनता इतना प्यार देती है, आज 3 बार उनको प्रधानमंत्री के रूप में चुन के भेजा है, ये शायद कांग्रेस पार्टी और गांधी फैमिली से पच नहीं रहा है। और उनके मन की भावना जो है वो दर्शाती है इस प्रकार के जब वक्तव्य करते हैं। और पहले भी उन्होंने क्या क्या नहीं कहा मोदी जी के लिए, क्या क्या नहीं कहा मोदी जी की मां के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके जात को भी, वो उनके कास्ट को भी लेके, उनके ओबीसी को भी स्टेटस को भी लेके अलग अलग प्रकार के बयानबाजी कांग्रेस पार्टी ने की है। तो ये जो कांग्रेस पार्टी है ये सहन नहीं कर पा रही है प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता और जनता का विश्वास उनके प्रति।
तमिलनाडु में 34 घंटे के बाद वोटिंग होनी है, इसलिए खड़गे के बयान को बीजेपी के नेताओं ने खूब हवा दी। तमिलनाडु में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कहा कि खड़गे की भाषा कांग्रेस और डीएमके अलायंस की हार का संकेत है। कांग्रेस के नेता मान चुके हैं कि तमिलनाडु में गठबंधन की लुटिया डूबने वाली है, इसलिए वो फ्रस्ट्रेशन में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। That only shows to what level, when the defeat is writ large on the India alliance. Kharge ji, after coming to Tamil Nadu, has seen the ground. He knows India alliance is in for a huge defeat. That is why, out of desperation, he is using this kind of language. The bare minimum we seek is a public apology and seeking forgiveness from the people of our country. And some politicians in India should retire at the earliest. And Mr. Kharge, it suits him best, rather than getting into this kind of language only to appease the Gandhi family. It's very sad to see a tall leader from Gulbarga, once who was fighting for people of Karnataka, now reduced to a stooge of the Congress party and speaking the language of the Gandhi Parivar. And then after shooting his own foot, now clarifying to the media that I never spoke, it is only the IT cell of BJP which is saying that I spoke. के अन्नामलाई कह रहे थे खड़गे ने तमिलनाडु में आकर ग्राउंड रिपोर्ट देख ली है और उन्हें मालूम पड़ गया है कि इंडिया अलायंस बुरी तरह हार रहा है, इसलिए हताशा में वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। अन्नामलाई ने कहा कि खड़गे ने यह बयान सिर्फ गांधी परिवार को खुश करने के लिए दिया है। कभी कर्नाटक के लोगों के लिए लड़ने वाले खड़गे गांधी परिवार की भाषा बोल रहे हैं, यह हैरानी की बात है। बीजेपी ने खड़गे की शिकायत चुनाव आयोग से भी की, खड़गे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने कांग्रेस के नेताओं के वो सारे बयान याद दिलाए जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द कहे थे, मोदी का अपमान किया था। संबित पात्रा ने कहा, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के इशारे पर मोदी को गाली देते हैं, लेकिन अब देश के लोग कांग्रेस की इन हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह कोई स्लिप ऑफ टंग भी नहीं है और यह कोई, अगर वो सफाई भी दे रहे हैं तो आप याद रखिए जानबूझ के किया हुआ कांग्रेस का षड्यंत्र है। आप कुछ दिनों से देख रहे होंगे राहुल गांधी जी और कांग्रेस के तमाम नेता किस प्रकार की अभद्र टिप्पणी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कर रहे हैं। हर दिन राहुल गांधी जी अपने भाषण में प्रधानमंत्री जी के साथ तू तड़ाक वाला व्यवहार करते हैं और आज तो अति हो गई जब राहुल जी के कहने पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रधानमंत्री जी को टेररिस्ट कह दिया। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो ओसामा बिन लाडेन को ओसामा जी कहती है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो बड़े बड़े आतंकवादियों के साथ खड़ी नजर आती है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आतंकवादी कहती है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो जाकिर नायक को अपोस्टल ऑफ पीस, शांति का दूत बताती है, क्योंकि वो 33% महिलाओं के लिए आरक्षण चाहते थे विधानसभा में और लोकसभा में, इसलिए वो आतंकवादी हो गए। ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी गलती का एहसास चेन्नई में ही हो गया था। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर सफाई दी। इसके बाद चेन्नई से रवाना होने से पहले भी सफाई दी। फिर दिल्ली पहुंचकर खड़गे ने अपनी बात को एक बार फिर क्लैरिफाई किया। ये झूठ है, मैं पीएम के खिलाफ नहीं बोला। पीएम जो टेरराइज कर रहे हैं पॉलिटिशियंस के ऊपर, कैंडिडेट के ऊपर, उसके बारे में मैंने ये कहा ये भाई टैक्स टेररिज्म हो रहा है, ईडी का छापे पड़ रहे हैं और अपने सीवीसी का हो रहा है, इनकम टैक्स का हो रहा है, ये जो सीबीआई का हो रहा है, ये जो टेररिज्म है, ये टेररिज्म ये प्रधानमंत्री करवा रहे हैं। तो इसीलिए उनको मैं टेररिस्ट नहीं बोला, उन्होंने टेररिज्म करके लोगों को डरा रहे और इलेक्शन में सबको डरा डरा के छापे मार के उनका मुंह बंद करने की कोशिश कर रहे और चुनाव में हराने की कोशिश कर रहे। ये बातें हमने मद्रास में, चेन्नई में कहा। मल्लिकार्जुन खड़गे अनुभवी नेता है, जानते हैं कि मोदी को गाली देने का सियासी असर होता है। पिछले कई इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी ऐसे ही करके खामियाजा भुगत चुकी है, लेकिन इस बार तो गलती खुद कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने की है। अब बीजेपी के नेता इसे मुद्दा बनाएंगे ही। तमिलनाडु और बंगाल के चुनाव में इसका असर भी दिखेगा।
पश्चिम बंगाल में पहले राउंड की 152 सीटों के लिए आज चुनाव प्रचार खत्म हो गया। नॉर्थ बंगाल, जंगल महल और राढ़ इलाकों के 16 जिलों की इन सीटों पर 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। पहले फेज के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आज बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह ने नॉर्थ बंगाल में दार्जिलिंग से लेकर साउथ में पूर्वी और पश्चिमी मेदिनीपुर और आसनसोल जिलों में ताबड़तोड़ रैलियां की। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हल्दिया, बैरकपुर, जगतदल और कोलकाता में चुनाव प्रचार किया। अभिषेक बनर्जी ने जंगल महल के झारग्राम में रैलियां की। अमित शाह ने आज प्रचार की शुरुआत नॉर्थ बंगाल के दार्जिलिंग से की। यहां गोरखालैंड का मुद्दा पिछले 30 साल से एक बड़ा सियासी इशू रहा है। अमित शाह ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण के चक्कर में गोरखा समुदाय से भेदभाव करती हैं। केंद्र सरकार गोरखालैंड के मसले पर मीटिंग बुलाती है तो ममता बनर्जी बंगाल सरकार का प्रतिनिधि भी उस मीटिंग में नहीं भेजती। अमित शाह ने वादा किया कि बंगाल में सरकार बनने के 6 महीने के अंदर बीजेपी इस मसले को सॉल्व कर देगी। जनजाति विकास के लिए, आदिवासियों के लिए, पहाड़ के लिए और उत्तर बंग के लिए सबके मिलाकर ममता सरकार का बजट है 2000 करोड़ और मुसलमान और मदरसा के लिए ममता सरकार का बजट है 5800 करोड़ रुपया। एक और पूरा पहाड़, सभी गोरखा, सभी ट्राइबल, पूरा उत्तर बंग 2000 करोड़ रुपया और मुसलमानों के लिए 5800 करोड़ रुपया। भाइयों बहनों, ये अन्याय अब लंबा चलने वाला नहीं है। गोरखा समस्या के समाधान के लिए मैंने गृह मंत्री बनने के बाद 6 साल में 3 बार मीटिंगें बुलाई। एक भी बार ममता का प्रतिनिधि नहीं आया। और ममता दीदी, हम गोरखाओं को न्याय दिलाने के लिए, गोरखा समस्या के समाधान के लिए आप पर निर्भर नहीं है। आप दिल्ली नहीं आती हो, हमने इंटरलॉक्यूलेटर रखकर यहां भेजने का काम किया है। मैं आज आपको वादा कर कर जाता हूं, कमल फूल की सरकार बनते ही 6 माह के अंदर 10 को जूनी, 10 को पुरानी गोरखा समस्या का गोरखाओं के हिसाब से समाधान कर कर जाएंगे। दार्जिलिंग से अमित शाह वर्धमान पहुंचे और यहां उन्होंने घुसपैठियों, करप्शन और घोटालों को लेकर एक बार फिर ममता बनर्जी पर जोरदार हमला किया। वर्धमान के कुल्टी विधानसभा क्षेत्र में अमित शाह की रैली हुई। यहां उन्होंने ममता के राज में हुए घोटालों की पूरी लिस्ट गिनाई। कहा 4 मई के बाद सारे घोटालेबाजों को जेल भेजा जाएगा। अमित शाह ने कहा कि बंगाल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ममता का सिंडिकेट रैकेट और घुसपैठिए। सिंडिकेट के जरिए आम लोगों से वसूली होती है और घुसपैठिए बंगाल की माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं। बीजेपी की सरकार बनेगी तो सिंडिकेट का भी खात्मा होगा और घुसपैठियों की भी खबर ली जाएगी। कुल्टी वालों सुन लो, चुनाव आयोग ने सीएपीएफ की व्यवस्था की है और ममता के गुंडे भी कान खोलकर सुन ले। 23 तारीख को मतदान में जरा भी खलल डाला, अपने घर के बाहर निकले तो 4 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे। पूरे बंगाल में माताओं बहनों की सुरक्षा नहीं है। ममता दीदी को शर्म आनी चाहिए। एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद सालों तक संदेश खाली में घुसपैठिया बहनों के साथ अत्याचार करता रहा। एलजी कर, दुर्गापुर कॉलेज, कलकत्ता लॉ कॉलेज, कितनी जगह पर बहनों पर, माताओं पर, महिलाओं पर अत्याचार हुआ। और ममता दीदी कहती है 7 बजे के बाद
माताओं बहनों को घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। अरे ममता दीदी, तेरा समय अब समाप्त हो रहा है। ये दीदी कहती है घुसपैठिए को बचा कर रहो। 5 तारीख को भाजपा सरकार बना दीजिए। बंगाल में से एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी। अमित शाह ने तृणमूल कांग्रेस के गुंडों की बात की, वोटिंग के दौरान गड़बड़ी न करने की चेतावनी दी, तो खड़गपुर की रैली में अभिषेक बैनर्जी ने इसका जवाब दिया। अभिषेक बैनर्जी ने कहा, अमित शाह बंगाल के लोगों को धमका रहे हैं, इन धमकियों का जवाब बीजेपी को 4 मई को मिलेगा। अमित शाह के बोल रहे हैं, अरे 23 तारीख को घुस जाना, नहीं तो सबको सबक सिखाऊंगा। मैं उनको कह रहा हूं, भाई अगर हिम्मत होगा तो 4 तारीख बंगाल में रहना, सबक आपको जनता सिखा देगी। ये जो मिट्टी है ना, ये सबका है, किसी का पिताजी का नहीं है, किसी का बाप का नहीं है, किसी का मामा का नहीं है, ये हमारा है। जो हिंदू मुसलमान में बंटवारा करते हैं उसको करारा जवाब देना है, उसको सबक सिखाना है। जो हमसे देश के इंडिपेंडेंस के कम से कम 78-79 साल बाद जो हमसे कागज मांग रहे हैं, अब खड़गपुर वालों का समय आ गया है कि इनको सबक सिखा के आने वाले दिन में इनसे कागज मांगे। अमित शाह ने आज बंगाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड और बाबरी मस्जिद की भी बात की। असल में अमित शाह बर्धमान में जहां रैली कर रहे थे, वहां मुसलमानों के 22% से ज्यादा वोट हैं, इसलिए उन्होंने यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया और कहा कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, किसी को 4 शादियां करने की छूट नहीं होनी चाहिए। इसलिए बीजेपी बंगाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगी, 4 शादियों और ट्रिपल तलाक को बंद कराएगी। मैं आज कहने आया हूं कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, यूसीसी। मुझे बताओ भाई, इतने सारे युवा हैं, कुछ लोग 4 शादी करते हैं, कुछ लोग 1 शादी कर पाते हैं, ये ठीक है क्या? अरे जोर से बोलो, ठीक है? दीदी लोग बताओ, किसी ने 4 शादी करना चाहिए क्या? आप भाजपा सरकार बना दो, बंगाल में कोई 4 शादी नहीं कर पाएगा, कोई 4 शादी नहीं कर। मालूम है ना कौन कर रहा है? अरे मालूम है ना कौन कर रहा है? आपको भी मालूम है ना कौन कर रहा है? 4 शादी पर भाजपा सरकार प्रतिबंध लगा देगी, प्रतिबंध लगा देगी। बर्धमान के अलावा वेस्ट मेदिनीपुर के सालबोनी और ईस्ट मेदिनीपुर के चांदीपुर में भी अमित शाह की पब्लिक मीटिंग्स हुई। सालबोनी और चांदीपुर में अमित शाह ने हुमायूं कबीर के बहाने ममता बनर्जी को घेरा और कहा कि ममता ने बंगाल में ममता बनर्जी की शह पर बाबरी मस्जिद बनाने की तैयारी हो रही है, लेकिन बीजेपी भारत में किसी भी कीमत पर दूसरी बाबरी मस्जिद नहीं बनने देगी। 19 में आपने मोदी जी को दूसरी बार चुना, मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर बनाकर जय श्री राम कर दिया। भाइयों बहनों, उसी जगह पे ये मंदिर बना है जहां बाबर ने बाबरी मस्जिद बनाई थी। और ये ममता दीदी और उसका चेला हुमायूं कबीर बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाना चाहता है। मुझे बताओ, कांची वालों, चंडीपुर वालों, बंगाल की पवित्र माटी पर बाबरी मस्जिद बननी चाहिए क्या? जोर से बोलो, बननी चाहिए। ममता दीदी, कान खोल कर सुन लो, भाजपा सरकार आने वाली है, बंगाल की भूमि पर हम बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। अमित शाह के इसी बयान को तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने मुद्दा बना दिया।
अमित शाह पर ममता बनर्जी के अपमान का आरोप लगाया। टीएमसी नेताओं ने अमित शाह की स्पीच की क्लिप को सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इसकी तुलना 2021 में प्रधानमंत्री मोदी के बयानों से की। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि देश के होम मिनिस्टर एक सड़क छाप शख्स की तरह बात करते हैं। ममता सरकार की मंत्री शशि पांजा ने कहा कि बीजेपी के नेताओं को हार साफ दिख रही है, इसलिए अब ममता बनर्जी के लिए घटिया भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। ममता दीदी को आज देश के होम मिनिस्टर गृह मंत्री ने ए ममता, ए दीदी इस तरीके से बोलते हैं। ये बंगाल की मिट्टी है, यहाँ नारी सम्मान होता है, नारी शक्ति होती है, नारी शक्ति की पूजा होती है और नारी को आप नीचे दिखाते हैं, नारी को आप नारी के अधिकारों को छीनते हैं, आप लोग महिलाओं को सम्मान नहीं देते। कौन? भारतीय जनता पार्टी। जब दुख की बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री से या देश के कैबिनेट मंत्रियों से इतनी तो हम लोग एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि भाई आप अपने एक पॉलिटिकल कोलीग, आपके विरुद्ध के पार्टी हो सकते हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल कर्टसी होती है, एक सौजन्य होती है। इतना तक भी आपको भाषा में दीदी को प्रति सम्मान रखते वक्त क्यों इतनी कंजूसी? इतने बुज़दिल हैं आप लोग, लड़ नहीं पाते दीदी के विरुद्ध, तो दीदी को आप असम्मान करते, अपमान करते हैं। हालांकि अमित शाह ने ममता बनर्जी पर अपने हमले जारी रखे। अमित शाह ने कहा कि ममता को बंगाल के नौजवानों की फिक्र नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने भतीजे की चिंता है। अब ममता अभिषेक बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती हैं, लेकिन उनका यह सपना पूरा नहीं होगा, क्योंकि इस बार बंगाल की जनता ममता को सत्ता से बाहर करने का फैसला कर चुकी है। ममता दीदी ने बंगाल के युवाओं की चिंता नहीं की, उसको एक ही बंगाल के युवा की चिंता है, भाईपो की। जानते हो ना, आप चाहते हो भाईपो मुख्यमंत्री बने? अरे जोर से बोलो दीदी लोग, आप चाहते हो भाईपो मुख्यमंत्री बने? चुनाव के बाद तुरंत ममता दीदी अपनी जगह भाईपो को बिठाने वाली है, भाईपो को। ममता दीदी, मैं आज कहकर जाता हूं, कुल्टी में आपका सपना पूरा नहीं होगा, भाईपो कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। ये झूठ चलाती है कि बंगाल में बाहर का मुख्यमंत्री आएगा। मैं बता देता हूं, बंगाल का मुख्यमंत्री बंगाल में ही पैदा हुआ, बंगाली में पड़ा हुआ, बंगाली बोलने वाला ही बंगाल का मुख्यमंत्री बनेगा। बंगाल का। अमित शाह के इस हमले का जवाब अभिषेक बनर्जी ने दिया और कहा कि बीजेपी बंगाल में कभी नहीं जीतेगी। बीजेपी की सरकार ने देश के लोगों को लाइन में लगा दिया। अब बंगाल के लोग पोलिंग बूथ की लाइन में लगकर बीजेपी को सबक सिखाएंगे। जिस तरीके से हम लोग को सजा दिया गया पिछले 5 सालों में, उसका ऐसा जवाब देना है, करारा जवाब देना है कि 100 साल तक ये भाजपा वाले याद रखे। जो हमें लाइन में खड़ा किया है, कभी नोटबंदी का लाइन, कभी एसआईआर का लाइन, कभी लॉकडाउन का लाइन, कभी एलपीजी गैस का लाइन, जो मर्जी आया है वो किया है। इंसान को इंसान नहीं समझा है। आज देश का प्रधानमंत्री को लगा आज से नोटबंदी, बोल दिया, 130 करोड़ लोग कतार में लाइन में लग गए। कभी लगा कि आज से लॉकडाउन है, लाइन में लग गए। तो ठीक है, आपको लाइन में लोगों को खड़ा रहने का अगर अच्छा लगता है तो लोग भी लाइन में खड़ा होकर ही 23 तारीख जवाब देगा। लाइन का बदला तो लाइन में ही होगा भैया, होगा कि नहीं? अगर हमें लाइन में खड़ा रहने के लिए मजबूर किया है तो लाइन में खड़ा रह के ही कांटा से कांटा उठाना भी खड़गपुर वालों को आता है। जिसको जो भाषा में समझ में आता है उसको वही भाषा में जवाब दो। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज
नेताओं के बयानों में ही तीखापन नहीं दिखा। कई जगहों से बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के वर्कर्स के बीच टकराव की खबरें भी आई। जिस वेस्ट मेदिनीपुर में अमित शाह आज प्रचार कर रहे थे, वहां पर चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी और टीएमसी के वर्कर्स भिड़ गए। ये घटना वेस्ट मेदिनीपुर के दांतन में हुई। बीजेपी कैंडिडेट अजीत कुमार बाइक रैली निकाल रहे थे। अजीत कुमार और उनके समर्थकों का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के जुलूस पर हमला कर दिया, मारपीट की, गाड़ियों को आग लगा दी। अचानक हुए इस हमले में बीजेपी के कई कार्यकर्ता जख्मी हो गए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बीजेपी का आरोप है कि हमलावरों ने महिलाओं को भी नहीं बख्शा, महिलाओं के साथ भी बदसलूकी की। আজকে আমাদের একটা বাইক মেগা র্যালি ছিল, লাস্ট আমাদের প্রচার এটা ছিল, যেহেতু আমাদের 5টার সময় বন্ধ ছিল, বন্ধ হয়ে যাবে, তো আমাদের র্যালিটা স্টার্ট করেছি আমরা হরিপুর থেকে, জাহালদা হয়ে ভিতর দিয়ে আতলা ভেতর দিয়ে এসেছি। আতলাটা এত সেন্সিটিভ জায়গা, এত এই জায়গা, আমাদের পারমিশন ছিল, তার সত্ত্বেও আমাদের পুলিশ প্রশাসন কোনো একজনও সেখানে না ফোর্স ছিল, না পুলিশের কোনো কাজ ছিল, কেউ ছিল না সেখানে। আমার গাড়ি বেরিয়েছে, বেরোনোর পরে পিছনে যে কয়েকটা ছেলে থেকে গেছিল তাদেরকে প্রথমে এত বড় বড় ঢিল ছুঁড়ে মেরেছে, তাদেরকে আহত করেছে। তারা তখন বাইক থেকে যখন পড়ে যায় তাদেরকে ছুরা টুরা যা পেরেছে দিয়ে মেরেছে, এত মোটা মোটা বাটাম দিয়ে মেরেছে। আমাদের একটা ছেলে পুরো এত জোর আহত হয়েছে, তাকে বালেশ্বর পাঠিয়ে দিতে হয়েছে, এখনো পর্যন্ত ওর সেন্সার নেই। 100 জনের উপরে আমাদের আহত হয়েছে। কতজনকে ট্রান্সফার করা হয়েছে মনপুর হাসপাতাল থেকে? আমাদের এখান থেকে প্রায় 15 জনের মতন হাসপাতাল থেকে ট্রান্সফার করে দেওয়া হয়েছে, আর এনজিওর আছে প্রায় 90 জনের থেকেও বেশি আছে। ये बीजेपी की महिला वर्कर थीं और बता रही थीं कि जब उनकी बाइक रैली निकल रही थी तो पहले पीछे से पथराव हुआ, जिसमें कई बाइक्स गिर गईं। इसके बाद हमला करने वालों ने सबको पीटा, बाल पकड़कर घसीटा। इस वजह से दर्जनों लोगों को चोट आई और उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा है। टीएमसी और बीजेपी के समर्थकों के बीच झगड़ा कोलकाता में भी हुआ। असल में कोलकाता की हुसैन शाह रोड पर बीजेपी उम्मीदवार राकेश सिंह की पब्लिक मीटिंग हो रही थी। इसी दौरान तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और जय बांग्ला के नारे लगाने लगे। इसके जवाब में बीजेपी समर्थकों ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए और कुछ ही देर में बात बहुत बढ़ गई। दोनों पार्टियों के समर्थकों के बीच बहस शुरू हुई और फिर नौबत हाथापाई और मारपीट तक आ गई। हालांकि मौके पर पुलिस तैनात थी, इसलिए हालात को काबू कर लिया गया। इस मामले में बीजेपी के 5 और टीएमसी के 4 समर्थक गिरफ्तार किए गए, लेकिन पुलिस एक्शन के बाद भी बीजेपी के नेताओं का गुस्सा कम नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पीटा। गड़बड़ी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने की, लेकिन ममता की पुलिस ने बीजेपी के समर्थकों की पिटाई की। कोलकाता पोर्ट से बीजेपी उम्मीदवार राकेश सिंह ने आरोप लगाया कि उनकी जनसभा में टीएमसी के 200 से ज्यादा समर्थक आ गए और इनका इरादा शुरुआत से ही मारपीट का था। कोलकाता पोर्ट से बीजेपी के कैंडिडेट राकेश सिंह ने कहा कि उनकी जनसभा में टीएमसी के वर्कर्स आए और उन्होंने ही झगड़ा शुरू किया। 200 का संख्या में उसका प्रतिवाद करने पर इन लोगों तीन लोगों को पकड़ा। हम लोग का दबाव था, हम लोग का दावी था कि इसमें जो मेन कॉन्स्पिरेटर है उसको आप पकड़ो। जिस इलाके में गड़बड़ी हुई वो कोलकाता के मेयर फरहाद हकीम का इलाका है। फरहाद हकीम ममता बनर्जी सरकार में मंत्री हैं और मुख्यमंत्री के बहुत करीबी माने जाते हैं। फरहाद हकीम 2011 से लगातार इस सीट से जीत रहे हैं। इस बार बीजेपी ने फरहाद हकीम के मुकाबले एक बाहुबली राकेश सिंह को मैदान में उतारा। राकेश सिंह के ऊपर 56 से ज्यादा केस चल रहे हैं। राकेश सिंह को 6 अप्रैल को ही जमानत मिली थी और उन्होंने पर्चा भरने के आखिरी दिन 9 अप्रैल को नॉमिनेशन किया था। चुनाव प्रचार के दौरान हंगामा दुर्गापुर में भी हुआ। दुर्गापुर के जेसी बोस इलाके में बीजेपी और टीएमसी के समर्थक आपस में भिड़ गए। असल में जेसी बोस इलाके में बीजेपी कैंडिडेट चंद्रशेखर बैनर्जी रोड शो निकाल रहे थे। इस दौरान बीजेपी समर्थक जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, जिसके जवाब में टीएमसी समर्थकों ने जय बांग्ला के नारे लगाने शुरू किए और इसी पर दोनों पार्टियों के वर्कर्स में कहासुनी हो गई और फिर बात बढ़ते बढ़ते मारपीट तक आ गई। बीजेपी और टीएमसी ने एक दूसरे पर हमला करने, मारपीट करने का इल्जाम लगाया, जिसके बाद सेंट्रल फोर्सेस ने लाठीचार्ज करके हालात को कंट्रोल में किया।
एक और इंटरेस्टिंग वाकया कोलकाता की एंटाली असेंबली सीट पर हुआ। एंटाली से बीजेपी कैंडिडेट प्रियंका टिब्रेवाल के सपोर्ट में प्रचार करने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची थी। कल रात जब रेखा गुप्ता प्रियंका टिब्रेवाल और बीजेपी वर्कर्स के साथ रोड शो कर रही थी तो अचानक पूरे इलाके की स्ट्रीट लाइट गुल हो गई। पूरे इलाके में अंधेरा छा गया। इसके बाद बीजेपी वर्कर्स ने अपने मोबाइल फोन की लाइटें जलाई और फिर रोड शो को जारी रखा। रेखा गुप्ता ने आरोप लगाया कि टीएमसी के इशारे पर ही उनके रोड शो के दौरान स्ट्रीट लाइट्स बंद की गई और इस साजिश का मकसद रोड शो के दौरान गड़बड़ी करना था। रोड शो खत्म होने के बाद बीजेपी कैंडिडेट प्रियंका टिब्रेवाल ने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को चेतावनी दी। कहा कि अगर लोकल प्रशासन ने 24 घंटे के अंदर स्ट्रीट लाइट बंद होने की वजह लिखित में ना बताई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तोपसिया थाना के ओसी यहाँ पर हैं, कान खोलकर सुन लें। इंटाली के हैं तो सुन लें, नहीं तो उनके जो लोग हैं वो बता दें। 24 घंटे के अंदर ये जो बिजली गई है इसका जवाब अगर मैंने लिखित में नहीं लिया तो मैं अपनी बात की बेटी नहीं। हालांकि बंगाल में इस बार फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए चुनाव आयोग ने कई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कदम उठाए हैं। आज बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण किया। पिछले 20 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब बंगाल के सीईओ चुनाव की तैयारियों का एरियल सर्वे कर रहे हैं। मनोज अग्रवाल ने आज एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से मालदा, नॉर्थ दिनाजपुर, कूच बिहार, मेदिनीपुर का हवाई दौरा किया। इसके अलावा उन्होंने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों के साथ चुनाव की तैयारियों पर बैठक भी की। आमतौर पर इलेक्शन के 48 घंटे पहले ही शराब की दुकानें बंद हो जाती हैं, लेकिन बंगाल में इस बार चुनाव आयोग के कहने पर पहले राउंड में 4 दिन पहले मतलब 20 अप्रैल से ही शराब की दुकानें बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया। दूसरे राउंड में 5 दिन पहले से शराब की दुकानें बंद रखी जाएंगी। कोलकाता में 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है, लेकिन कोलकाता में वोटिंग से 10 दिन पहले ही शराब की बिक्री बैन कर दी गई है। चुनाव आयोग ने एक और असाधारण कदम उठाते हुए वोटिंग से 2 दिन पहले से ही मतदान वाले इलाकों में बाइक से चलने पर बैन लगा दिया। बाइक पर चलने की यह पाबंदी शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू होगी। फैमिली फंक्शंस में जाने के लिए या किसी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से बाइक इस्तेमाल करने की छूट रहेगी। चुनाव आयोग के फ्लाइंग स्क्वाड अपनी गाड़ियों पर कैमरे लगाकर जगह जगह घूम रहे हैं, जिनकी लाइव फीड चुनाव आयोग के कंट्रोल रूम को ट्रांसमिट होती रहेगी। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान बख्तरबंद गाड़ियों में जगह जगह फ्लैग मार्च कर रहे हैं ताकि चुनाव के दौरान कोई गड़बड़ी ना हो। बंगाल में इस बार सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम हैं। वोटिंग के दौरान गड़बड़ी या हिंसा को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। पहली बार केंद्र सरकार ने हालात पर नजर रखने के लिए चुनाव आयोग को सेना के 3 हेलीकॉप्टर्स दिए हैं। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के नेता जी जान से जुटे हुए हैं। पहले फेज की वोटिंग खास तौर पर बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि फर्स्ट फेज में जिन 152 सीटों पर मतदान होना है, पिछले चुनाव में इन 152 सीटों में से बीजेपी ने 59 सीटें जीती थी। जिन 16 जिलों में वोटिंग होगी, पिछले इलेक्शन में इन 16 में से 4 जिले अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार और दार्जिलिंग ये ऐसे जिले थे जिनमें सारी की सारी सीटें बीजेपी जीती थी। तृणमूल कांग्रेस का यहां खाता भी नहीं खुला था और बीजेपी को लगता है कि अगर इन 16 जिलों की ताकत पिछले चुनाव के मुकाबले बढ़ जाए तो ममता से मुकाबला आसान हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट फेज की वोटिंग से पहले इन इलाकों में मोदी की 13 रैलियां हुई हैं। अमित शाह ने 33 रैलियां की, योगी आदित्यनाथ की 12 रैलियां हुई, हिमंता बिस्वा शर्मा की 10 पब्लिक मीटिंग्स हुई। बीजेपी के नेताओं ने पहले फेज की वोटिंग से पहले मेहनत तो बहुत की है, माहौल भी बनाया है, लेकिन ममता बनर्जी ने भी 50 से ज्यादा रैलियां की हैं। भतीजे अभिषेक बनर्जी ने 70 से ज्यादा रैलियां और रोड शो किए हैं। अब ये तो 4 मई को ही पता चलेगा कि किसकी मेहनत रंग लाई। बंगाल के लोग बीजेपी और तृणमूल में से किसके वादों पर यकीन कर रहे हैं। अब बात महिला आरक्षण की। बीजेपी अब पूरे देश में महिला आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष के खिलाफ अभियान चला रही है। आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बीजेपी के बड़े बड़े नेता सड़कों पर उतरे। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन आक्रोश रैली का नेतृत्व किया। मुख्यमंत्री आवास से लेकर विधानसभा तक करीब 2 किलोमीटर की इस पदयात्रा में योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज पचौरी समेत यूपी बीजेपी के तमाम बड़े नेता और मंत्री शामिल हुए। जबरदस्त गर्मी के बावजूद भारी संख्या में लोग बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा में जुटे।
पदयात्रा के बाद विधान भवन के सामने रैली हुई। यहां योगी आदित्यनाथ के निशाने पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी रही। योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की आधी आबादी को उनका हक देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी नियत से महिला आरक्षण बिल लाया गया, लेकिन महिला विरोधी विपक्ष ने यह बिल पास नहीं होने दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब बीजेपी के कार्यकर्ता बूथ लेवल पर जाकर प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की महिला विरोधी सोच को जनता के सामने उजागर करेंगे। ये कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनका चेहरा और लोकतांत्रिक है, इनके कृत्य महिला विरोधी है। इनके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकल्प दिया था अपनी महिला विरोधी छवि को समाप्त करने के लिए, उसका इन्होंने नाजायज दुरुपयोग करने का प्रयास किया है। और आज इसीलिए देश भर में आधी आबादी कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के महिला विरोधी आचरण के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। आप सब जानते हैं कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, और वह आरक्षण तो होगा ही, लेकिन साथ साथ वह 29 में ही लागू हो जाए, इसको लेकर के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के आश्वासन के बावजूद इन दलों का जो आचरण रहा है वह नारी गरिमा के प्रतिकूल रहा है। और इसीलिए आज देश भर की महिलाएं, देश भर में आधी आबादी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दलों के इस महिला विरोधी कृत्य के खिलाफ सड़कों पर आकर के इस आंदोलन में भागीदार बन रहा है। आज के इस आक्रोश रैली में हजारों की संख्या में बहनें आज भागीदार बनी हैं। ये आक्रोश रैली यहीं पे विसर्जन की जा रही है, लेकिन इसको हर जनपद में, हर मंडल में, हर बूथ स्तर पर इसको एक कैंपेन के रूप में आगे बढ़ाना होगा। योगी आदित्यनाथ चिलचिलाती धूप में महिलाओं के हक की आवाज उठाने के लिए सड़क पर निकले, लेकिन अखिलेश यादव ने योगी का मजाक उड़ा दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि योगी को मालूम है कि 2027 में उनकी हार तय है, इसलिए अभी से विपक्ष के रोल की तैयारी कर रहे हैं। सुना है कि पदयात्रा हो रही थी लखनऊ में, और इतनी भीषण गर्मी में कोई काला चश्मा नहीं लगाया था, और ये जो पदयात्रा थी वो प्रैक्टिस है कि विपक्ष में ऐसे ही आंदोलन करना पड़ेगा इनको। ये पहली सरकार है जो सरकार में रह करके विपक्ष की प्रैक्टिस कर रही है। इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है चुनाव में कि एक समुदाय एक दल को हराने जा रहा है, और उस समुदाय का नाम है पीडीए और पीडीए परिवार। इसके बाद अखिलेश यादव महिला आरक्षण बिल पर आए। उन्होंने इस मुद्दे को जातिवाद से जोड़ा, पीडीए की बात की। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार महिला आरक्षण की बात करके जाति जनगणना से बचना चाहती है, पिछड़े वर्ग की महिलाओं को उनका हक नहीं देना चाहती, इसलिए ऑपोजिशन ने सरकार के संविधान संशोधन बिल का विरोध किया। हम समाजवादी लोग हमेशा महिलाओं के आरक्षण के पक्ष में रहे हैं। महिलाओं को आरक्षण मिले, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले। अगर कोई आरक्षण को रोकना चाहता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। उसकी बदनीयत को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। केवल लोकतांत्रिक जीत नहीं हुई, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की बदनीयत की भी हार हुई। और जब जातीय जनगणना की मांग होगी तो लोग अपने हक, अधिकार और आरक्षण की बात करेंगे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जनगणना नहीं करना चाहते थे। जब गिनती से आरक्षण मिल रहा है तो जब तक गिनती नहीं होगी तो सोचो आरक्षण कैसे मिलेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की कोशिश थी कि जनता को गुमराह करें। अखिलेश यादव पिछले कई सालों से हर जगह पीडीए की बात करते हैं। पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। आज योगी आदित्यनाथ ने इसका जवाब दिया और कहा कि अखिलेश
समाज को जातियों में बांटना चाहते हैं, लेकिन मोदी बहुत पहले बता चुके हैं कि उनकी नजर में 4 ही जातियां होती हैं और मोदी सरकार इन चारों वर्गों के विकास के लिए काम कर रही है। बहने, आप जानती हैं कि पिछले 11-12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिला है, उसमें उन्होंने सदैव इस बारे में कहा है कि देश के अंदर केवल 4 जातियां हैं। उनमें पहली जाति है महिला की, दूसरी जाति है गरीब की, तीसरी जाति है युवा की और चौथी जाति है किसान की। और उन्होंने सभी नीतियों को इन्हीं 4 के इर्द गिर्द केंद्रित करते हुए देश को आज आर्थिक उन्नति के एक नए सोपान तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के इस नए युग का कार्य हो, नए भारत के अनुरूप भारत के अंदर भारत की विरासत के संरक्षण का कार्य हो, या फिर देश के अंदर समाज के अलग अलग तबके के उत्थान के लिए चलने वाली योजनाएं, इन सब का केंद्र बिंदु या तो आधी आबादी नारी शक्ति है, जिसके सम्मान, जिसकी सुरक्षा और जिसके स्वावलंबन के लिए अनेक कार्यक्रम चले हैं। पार्लियामेंट में जिस वक्त संविधान संशोधन बिल पर चर्चा हो रही थी, उसी वक्त प्रधानमंत्री ने कहा था कि यह बिल पास हो जाता है तो 2029 के लोकसभा चुनाव से महिलाओं को आरक्षण मिलने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। इसलिए सभी दलों को इसका सपोर्ट करना चाहिए। मोदी ने उस वक्त कहा था कि अगर सारे दल इस बिल को समर्थन दे दें तो सबका फायदा है और जो विरोध करेगा उसे देश की महिलाएं माफ नहीं करेंगी। बीजेपी बिल का विरोध करने वालों की हकीकत जनता को बताएगी। अब वही हो रहा है। बीजेपी देश भर में जनाक्रोश यात्राएं निकाल रही है और ऑपोजिशन के नेताओं को जवाब देना मुश्किल हो रहा है। अब बात गुजरात की। आज गुजरात के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हर्ष सांघवी ने कहा कि सरकार अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन में कोई संकोच नहीं करेगी। हर्ष सांघवी जिस वक्त ये बयान दे रहे थे, उस वक्त अहमदाबाद में धर्मेश मामरा मर्डर केस के आरोपियों के घर पर बुलडोजर चल रहा था। आज अहमदाबाद के धंधुका कस्बे में प्रशासन ने 15 अवैध मकानों को गिरा दिया। जिन मकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला, उनमें धर्मेश मामरा मर्डर केस के मुख्य आरोपी रिजवान का घर भी है। प्रशासन की टीम ने खाटकीवास में 4, धंधुका बागडोरा हाईवे पर बने 4 अवैध मकानों को गिरा दिया। इंडिया टीवी के संवाददाता निर्णय कपूर ने बताया कि चूंकि बुलडोजर एक्शन के दौरान गड़बड़ी की आशंका थी, इसलिए इस इलाके में भारी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती पहले ही की गई थी। शनिवार को धर्मेश मामरा नाम के एक युवक की हत्या के बाद धंधुका में जो हिंदू समाज है उसमें भारी रोष देखा गया था और सरकार से डिमांड की गई थी कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ और उनको पनाह देने वाले, उनको शह देने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि धंधुका में इस तरह के माहौल को कम्युनल बनाने का बार बार प्रयास होता है। पिछले 2 सालों में इस प्रकार से कई हत्याएं जो है वो हो चुकी है और उसके बाद प्रशासन यहाँ एक्शन में आया और धंधुका के अंदर अलग अलग प्रॉपर्टीज जिनको पहले से आइडेंटिफाई किया हुआ था, उनके खिलाफ आज ये बुलडोजर कार्रवाई जो है वो शुरू की गई है। यहाँ खाटकीवास एरिया में आप देख सकते हैं बड़े बड़े 2 मंजिला मकान इस तरह के बना दिए गए हैं, जिनको इस वक्त जेसीबी मशीन की मदद से तोड़ने की कार्रवाई जो है वो चल रही है। यहाँ पे खाटकीवास इलाके में 4 से 5 मकान जो हैं वो इस तरह से आइडेंटिफाई किए गए। इसमें खाटकीवास के अलावा धंधुका बगोदरा रोड पर भी करीब 10 से 12 स्ट्रक्चर्स हैं और इसके अलावा जो आरोपी हैं इस मामले में उनकी कई प्रॉपर्टीज हैं, उनके खिलाफ भी यहाँ कार्रवाई जो है वो की जाएगी। 3 दिन पहले अहमदाबाद में बाइक ओवरटेक करने को लेकर रिजवान और समीर का धर्मेश मामरा से विवाद हुआ और इसी दौरान रिजवान और समीर ने धर्मेश पर चाकू से हमला कर दिया। धर्मेश मामरा की मौत हो गई। धर्मेश के मर्डर के बाद से धंधुका इलाके में खूब हंगामा, आगजनी, तोड़फोड़ हुई। हालांकि पुलिस ने रिजवान और समीर को अरेस्ट कर लिया, लेकिन लोग अपराधियों के घर पर बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे थे और आज बुलडोजर चल गया। हालांकि प्रशासन का दावा है कि इस इलाके में जो अवैध मकान बने थे, जिन घरों में इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ था, उन्हें पहले ही नोटिस दिया गया था
और नोटिस के बाद भी जब अवैध निर्माण नहीं हटाया गया तो प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन लिया। चूंकि गुजरात में लोकल बॉडी इलेक्शन हो रहे हैं, इसलिए बुलडोजर एक्शन को वोट की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन अहमदाबाद के एसडीएम विद्यासागर ने कहा कि इस कार्रवाई का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। प्रशासन सिर्फ अपराधियों की प्रॉपर्टी को चिन्हित कर रहा है, अवैध कब्जे हटा रहा है। टोटल 15 इलीगल इंक्रोचमेंट है, 3 लोकेशन पर है। जैसा कि आप देख रहे हैं तो पीछे इस जगह का नाम खाटकीवास है। यहाँ पे टोटल 4 इलीगल स्ट्रक्चर सिटी सर्विस सुपरिटेंडेंट और नगरपालिका चीफ ऑफिसर के द्वारा ऑलरेडी आइडेंटिफाइड थे और इन चारों को आज यहाँ पे दूर किया जाएगा। इसके अलावा धंधुका बगोदरा हाईवे के ऊपर जो ओवरब्रिज है उसके नीचे से लेकर के जो धंधुका 4 रास्ता तक में जितने भी इलीगल इंक्रोचमेंट है उनको हटाए जाएंगे। और इसके अलावा जो इस घटना के आरोपी हैं, धर्मेश गमारा हत्याकांड के जो आरोपी हैं, उनके घर के आसपास में भी कुछ इलीगल इंक्रोचमेंट को ऑलरेडी नगरपालिका के द्वारा आइडेंटिफाई कर लिया गया है, उसको दूर किया जाएगा। और इसके अलावा जो कोई भी और इलीगल इंक्रोचमेंट आरोपी द्वारा है और दूसरे लोगों के भी द्वारा है, उसको भी सिटी सर्विस सुपरिटेंडेंट और चीफ ऑफिसर धंधुका आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गुजरात के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हर्ष सांघवी ने सीधी साफ बात की। उन्होंने कहा कि आज धंधुका में जो एक्शन हुआ है उससे कुछ लोगों के पेट में दर्द होगा, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अपराधियों के खिलाफ जमीन पर कब्जा करने वालों की संपत्ति पर बुलडोजर ऐसे ही चलता रहेगा। આજે બુલડોઝર ધંધુકા પહોંચ્યું છે। ધીરે ધીરે જ્યાં જ્યાં જરૂર પડશે એક બી ખૂનો નહીં છોડશો। ઘણા લોકોને પેટમાં દુખે છે। આ ગુંડા ટપોરીઓ લુખ્ખાઓ તમારા હક માટે સુરક્ષિત રખાયેલી જગ્યાઓ પર બાંધકામ કરીને 2 નંબરના ધંધા કરે અને એના મકાનો પર બુલડોઝર જ્યારે ફેરવીએ તો કઈ પાર્ટીના પેટમાં દુખે છે તેનો તમને સૌને અંદાજો છે। हर्ष सांघवी ने कहा कि आज बुलडोजर धंधुका पहुंचा है और धीरे धीरे जहां भी जरूरत होगी ये बुलडोजर आगे बढ़ेगा, हम कोई कोना नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि गुंडे टपोरी लोगों ने अवैध निर्माण कर लिया है, आपके हक की जमीन को 2 नंबर के धंधे के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जब ऐसा बुलडोजर एक्शन होता है तो कई पार्टियों के पेट में दर्द होता है और उन पार्टियों को पूरा गुजरात जानता है। कुछ दिन पहले अहमदाबाद में अवैध कॉलोनियों में बुलडोजर चला था। इसके खिलाफ कांग्रेस के नेताओं ने खूब शोर मचाया। परसों सूरत में असदुद्दीन ओवैसी कैंपेन करने पहुंचे थे। उन्होंने भी बुलडोजर एक्शन को मुसलमानों को डराने की साजिश बताया था। फिर आज अहमदाबाद में फिर बुलडोजर चल गया। अब हर्ष सांघवी ने कह दिया है कि विपक्ष के शोर मचाने से बुलडोजर नहीं रुकेगा, इसलिए अब गुजरात के लोकल बॉडी इलेक्शन में बुलडोजर की गूंज सुनाई देगी। अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर कल सुबह 5:20 पर खत्म हो जाएगा। कल दोनों देशों के बीच दूसरे दौर की बातचीत भी होनी है और खबर है कि आगे की बातचीत के लिए अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस पाकिस्तान के लिए रवाना होने वाले हैं। लेकिन ईरान ने साफ कह दिया है कि जब तक ट्रंप धमकियां देते रहेंगे तब तक वो अमेरिका से कोई बात नहीं करेगा। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने अब से थोड़ी देर पहले ट्विटर पर लिखा कि रात 8 बजे तक ईरान की तरफ से डेलीगेशन भेजने की कोई कंफर्मेशन नहीं दी गई है। हालांकि अमेरिकी मीडिया बार बार यह दावा कर रहा है कि ईरान अगले दौर की बातचीत के लिए अपना प्रतिनिधिमंडल भेजने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री ने दोहराया कि फिलहाल उनका कोई भी डेलीगेशन पाकिस्तान नहीं जा रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि अब्दुल्ला हाजी सादगी ने कहा कि ईरान को अमेरिका पर यकीन नहीं है, इसलिए फिलहाल अमेरिका से बातचीत का कोई इरादा भी नहीं है। مذاکره تو نیست کردن که فعلا هر زمانی که مذاکره با قوت अब्दुल्ला हाजी सादगी ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के रिप्रेजेंटेटिव हैं। वो कह रहे थे कि पहले दुश्मन को ईरान की शर्तें माननी होंगी, तभी ईरान बातचीत में शामिल होगा। अब्दुल्ला हाजी सादगी ने कहा कि जंग में दुश्मन हारा है, ईरान जीता है। इसके बाद भी दुश्मन बार बार धोखा दे रहा है, ईरान पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान अपने दुश्मन की शर्तें कभी नहीं मानेगा। ईरान का आरोप है कि अमेरिका बार बार अपने वादों से पलट रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी करके सीज फायर को तोड़ रहा है। हालांकि आज ईरान के मीडिया ने दावा किया कि अरब सागर में अमेरिकी नाकेबंदी को तोड़कर एक ईरानी टैंकर सुरक्षित रूप से बंदर अब्बास पोर्ट पर पहुंचा है।
लेकिन अमेरिका का दावा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ईस्ट में उसकी नाकेबंदी जारी है और आज अमेरिकी सेना ने ईरान के एक और जहाज पर कब्जा कर लिया। यह जहाज भी हॉर्मुज की तरफ बढ़ रहा था। अमेरिकन नेवी ने इस शिप को रुकने की चेतावनी दी। इसके बाद अमेरिकी मरीन्स हेलीकॉप्टर के जरिए इस जहाज पर उतरे और फिर इसको अपने कब्जे में लिया। लेकिन यह सब होने के बाद भी राष्ट्रपति ट्रंप ने आज फिर दावा किया कि ईरान के साथ बहुत अच्छी बातचीत चल रही है, डील होने वाली है। फिर ट्रंप ने धमकी भी दी, कहा कि अगर डील नहीं हुई तो अमेरिका सीज फायर आगे नहीं बढ़ाएगा और जंग दोबारा शुरू होगी। पिछले 2 दिन में ट्रंप के जो बयान आए हैं उससे तो लगता है कि वो ईरान के साथ बात करना चाहते हैं, जल्द से जल्द जंग से निकलना चाहते हैं। लेकिन अब ईरान अड़ गया है, इसलिए बातचीत अटक गई है। हो सकता है अगले कुछ घंटों में ईरान का रुख बदले और अगर ऐसा हुआ तभी कोई रास्ता निकलेगा। साइबर ठगी से बचाने के लिए सीबीआई ने आज एक बड़ा कदम उठाया है। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी के सबसे ज्यादा केसेस सीबीआई का नोटिस दिखाकर अंजाम दिए जाते हैं। इसलिए सीबीआई ने अभय नाम से एक चैट बॉट तैयार किया है, जिसकी मदद से आप ये पता लगा सकते हैं कि आपको भेजा गया नोटिस असली है या नकली है। इस ऐप की लॉन्चिंग के मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत मौजूद थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर फ्रॉड बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं और ठगी की रकम वापस मिलना बहुत मुश्किल होता है। जस्टिस सूर्यकांत ने उम्मीद जताई कि सीबीआई के अभय चैटबॉट से डिजिटल ठगी में कुछ कमी आएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा ठगी सीबीआई के नोटिस दिखाकर होती है। इंडिया टीवी के संवाददाता अभय पराशर ने एक साइबर एक्सपर्ट से समझने की कोशिश की कि यह चैटबॉट कैसे काम करेगा। देखिए, अगर आप स्क्रीन पर देखें तो ये सीबीआई की वेबसाइट पर जब आप जाएंगे abhay.cbi.gov.in तो ये अभी शुरू होने वाली है। अभी इसको बना रहे हैं, अभी इसको कर रहे हैं। अब अगर हम उदाहरण के तौर पर एक डॉक्यूमेंट देखें जो कि इस वेबसाइट पर है, तो अगर ये जो क्यूआर कोड है ये जेन्युइन है, तो अगर हम इसको कैमरे में अपने लाएंगे, जैसे अगर आप यहाँ पर देखें ये कैमरे में इसको जब क्यूआर कोड पर लाएंगे, अगर ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है तो आप जब इसको क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट सीबीआई की साइट पर आपको दिखाई दे जाएगा। और अगर ये जेन्युइन नहीं होगा तो ये डॉक्यूमेंट आपको सीबीआई की साइट पर नहीं दिखाई देगा। तो डिजिटल अरेस्ट या किसी भी मामले में जब सीबीआई के फर्जी डॉक्यूमेंट भेजकर लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, तो लोग स्वयं ये चेक कर सकेंगे कि वो डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, कोई उनको नोटिस इशू किया गया है, किसी प्रकार की जांच उनके खिलाफ चल रही है या नहीं। इससे लोगों को काफी बचत हो जाएगी। लोगों को साइबर ठगी से बचाने के इस किस्म के उपायों की तारीफ होनी चाहिए। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पिछले 3 सालों में साइबर ठगी के 2,41,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और करीब 30,000 करोड़ रुपए ठगे गए हैं। इनमें से सिर्फ 3,000 करोड़ रुपए वापस मिल पाए। इसलिए इस किस्म के ऐप्स लोगों को साइबर ठगी से बचाने में मददगार होंगे। आखिर में एक नजर कल की बड़ी खबरों पर। आईपैक रेड मामले में ममता के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी। चारा घोटाला केस में सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सीबीआई ने लालू यादव की जमानत रद्द करने की मांग की है। असदुद्दीन ओवैसी कल अहमदाबाद में जनसभा करेंगे और अमेरिका ईरान के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर कल खत्म होगा।